सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। कल एक कॉमर्स में लिखा कि मुबारक साहब इतना सच ना बोला करे, बड़ा मुश्किल हो जाता है इस दुनिया में ज़िंदा रहना, तो फिर क्या करें? ये भी एक मसला है, झूठ हम बोल नहीं सकते। अच्छा जी, जो हमारे आसिम मुनीर साहब है, वो अब तरक्की कर गए हैं और लोग पूछ रहे हैं कि इन्होंने कौन-सा कारनामा अंजाम दिया? शायद लोगों के ज़हन में हो कि पाकिस्तान में जो पिछले 2 ढाई 3 साल से औरतों को नंगा किया गया, औरतों की वीडियो बनाई गई, इमरान खान पे 200 मुकदमात बनाए गए, पीटीआई के लोगों पे तशद्दुद किया गया, 26 तारीख को वो जो गोली चली थी इस्लामाबाद में, 9 मई, जो भी, वो समझ लीजिए कि इस वजह से ये एजाज़ी जो मेडल मिला है, इसकी वजह ये है। मेडल आप समझ गए होंगे। हमारे साथ है अब्दुल क़य्यूम साहब, उनसे भी पूछेंगे। सर, ए, बड़ा एजाज़ मिला है और मैं आपको आज एक खबर भी दे दूँगा कि अंडरग्राउंड क्या मुआहदा हुआ है। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मुबारक साहब, जब ये जो मनीर है, जनरल मनीर, इसका मनीर नाम नहीं, आसम नाम है इसका, मनीर इसके बाप का नाम है। इसने देखे बड़े बड़े काम किए हैं। इसने कश्मीर फतह कर दिया आपको, इसने फलस्तीन के लोगों को फलस्तीन आजाद करवा दिया, इसने BLA जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसको शिकस्त दे दी है। इसने तमाम टेररिस्ट जो अफगानिस्तान से आते हैं उनको मिलिया मेट कर दिया है। जबरदस्त। इसकी सारी फौज ने इतना बड़ा हमला किया कि इंडिया के बहुत सारा इलाका इन्होंने कब्जा कर लिया है। 90,000 कैदी बना लिए उनकी फौज के। और फिर देखें मुबारक साहब, ये जो मिशन था ये एयरफोर्स ने अचीव किया है। एयरफोर्स ने उनकी एयरफोर्स को अपनी स्पेस में रहते हुए या कुछ अंदर घुस के उनके कुछ टारगेट्स को हिट किया है। ये कोई इतना बड़ा मार्का नहीं था जिसमें मैंने आपको रिपीट किया है कि 5-6 ये जो इवेंट्स हैं, अगर ये बंदा करवा देता तो फील्ड मार्शल बन जाता। ये तो फील्ड मार्शल तो ऐसे ही है जैसे ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना था। बहुत सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स को घर भिजवा के ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया। फिर इसने उनके ये जो पाकिस्तान का माफिया है, जो अभी सदर माफिया और वज़ीर आज़म और पूरी पार्टी जो गैंग ऑफ थीव्स, इनके थ्रू फिर इसने क्या क्या किया मुल्क के अंदर। अभी ये मार्शल आर्ट फील्ड मार्शल भी बन गए। ये तो इतनी हैरानगी की बात है मुबारक साहब के अनबिलीवेबल, यकीन करें, अनबिलीवेबल ये इवेंट हुआ है। यानी मुशर्रफ साहब ने बड़े बड़े काम किए। मत अब बोले कि उसने कारगिल में इंडिया को नाक के चने चबवा दिए थे। आप देखें कि ज़ियाउल हक ने एटम बम बनवाया था और उसको छुपा के रखा था, पूरी दुनिया से छुपा के रखा था। उसने अफगानिस्तान की जंग जीती थी। अगर ऐसी बात होती तो उनको फील्ड मार्शल बनाते। तो ये बंदा जो है ये फील्ड मार्शल किस तरह बन गया है? आपकी कौम मुर्दा जब होती है मुबारक साहब, ये याद रखें, बेशक जितनी मर्जी उनको तकलीफ हो जाए, जितनी मर्जी उन लोगों को तकलीफ हो जाए, लेकिन ये याद रखें आपकी कौम मुर्दा है। अगर मुर्दा ना हो और ये कभी ऐसा नहीं होने वाला। खबर ले लें एक हमारे से भी, हमारी खबरें भी बिल्कुल ठीक होती है। खबर ये है जी कि एक मुआहदा हुआ है, अगली आपकी वजीर आजम जो है, आप सुन के मेरा खुशी से झूम उठेंगे, वो जनाब मरियम नवाज बन रही है। एक डील हुई है और उस डील के तहत ये सारा कुछ अंडरग्राउंड चला है। अब देखिए मुबारक साहब, इस तरह की जब आपके मुल्क में इस तरह के यानी मुल्क के इतना बड़ा ओहदा को बेचना शुरू कर दें, आप बेचना शुरू कर दें, और फिर आप जब बेचना शुरू कर दें तो फिर आपके मुल्क का क्या हाल होगा। ये जनरल फोर्स था, जनरल बनना, कितने जनरल क्रॉस हुए, फिर फील्ड मार्शल बनना। आप देखें कि ये बंदा जो है ये इतना लालची और इतना साहसी है ये कि इसने कई लेफ्टिनेंट जनरल को भी 10 साल के लिए पीछे कर दिया है। ये अकेला आदमी और ये माफिया कई जेल में डाले हुए हैं, कई जेल में डाले हुए हैं। हाँ, कई जेल में डाले हुए हैं। कई लेफ्टिनेंट जनरल, 3-4 जनरल जो है उनका कोई कसूर ही नहीं था, उनको अंदर कर दिया है। और ये इमरान आपका वज़ीर आज़म था, इसको अंदर किया हुआ है क्योंकि ये बाहर निकल आया। तो फिर ये सारे माफिया जो हैं ये पाकिस्तान। अच्छा, इमरान नहीं बाहर आएगा? आपको मैं बता दूं, इमरान खान को ये नहीं छोड़े कि मरियम वज़ीर आज़म बनने वाली है आपकी, मैंने ये बता दिया आपको। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है मुबारक साहब।
उसको सारी जिंदगी अंदर रखने के लिए 10 साल और ये बंदा फील्ड मार्शल कैसे बन गया? यानी कान जो है हमारे साहब, ये जो कान है, ये भी खबर है कि ये अब घर नहीं जाने वाला। ये कल मैंने सुना, मेरे कान बिलीव नहीं कर रहे थे। अनबिलीवेबल। मैं यानी सारी जिंदगी हमने दुनिया देखी, हमने बड़े बड़े लोग देखे, हमने दुनिया का भी सियासत देखी। आप देखें, आपको याद है कि मानक शाह जब बनाया गया था तो इस पाकिस्तान का आधा इसने तोड़ दिया था। उसने पाकिस्तान को तोड़ के इस पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवाया था। उसने 90,000 पाकिस्तान के बंदे कैद किए थे, ये उसके अपने अल्फाज हैं। और फिर इसके बाद 2-3 साल उनको जलील तर्क करके जेलों में रखा गया। फिर आप देखें कि किस तरह उनको वापस किया और उसको फील्ड मार्शल बनाया था इंदिरा गांधी ने, तो उसने बहुत बड़ा कारनामा किया था, दुनिया की हिस्ट्री बदली थी, पाकिस्तान को तोड़ दिया था। अच्छा, उसको तो फील्ड मार्शल बना इसलिए क्या तोड़ा है भाई? इंडिया को तोड़ दिया है, कश्मीर बना दिया है। तो अपनी टाइम जो सर अपनी अवाम के ऊपर जबरदस्त किस्म का तशद्दुद किया है, वो लोहे के कच्चे सलवारें हैं। जी, दोबारा दोहराएं प्लीज। मैंने कहा अपनी अवाम पे थोड़ा जुल्म किया। हाँ, जो जुल्म किया, लोगों को, मासूम बच्चियों को नंगा करके उनकी इज्जतें लूटी गई, रात रात दिन दिन। ये शख्स, ये कौन आदमी है? आपकी कौन मुर्दा है? मबारक साहब, ये बार बार हम रिपीट क्यों, कई सालों से आपके प्रोग्राम में। लेकिन सर जो पार्लियामेंट वहां पे बैठी हुई है वो भी तो 2 नंबर ही है ना, जिन्होंने बनाया है। वो जाली है ना, ये सारे जाली लोग है ना। इसने ये भी तो काम किया है ना, इसने जीती हुई पार्टी को अरवा के उसको जेल में डाल दिया और ये माफिया इसको हुकूमत दे दी। इसने ये बहुत बड़ा मार्का किया है। इसको तो फील्ड मार्शल का डबल फील्ड मार्शल बनना चाहिए था। फिर इसने, आप देखें कि आपका ये जो इलेक्शन करवाने वाला इलेक्शन कमिश्नर, उसने बड़े बड़े आइन के खिलाफ खिलाफवर्जियां की और इसने, इसकी मर्जी से वो बंदा आज तक बैठा हुआ है। वो रिटायर हो गया है, उसकी डेट खत्म हो गई है। आप देखें, पार्लियामेंट सारी जाली बैठी हुई है। ये 2 माफिया, जरदारी दुनिया का माफिया, खरबुल पे खाने वाला सदर है, इसने बनवाया, इसी ने बनवाया ना। तो ये फील्ड मार्शल क्यों नहीं बनेगा? अभी देखें 2-3 काम रह गए हैं, ये कौम पाकिस्तानी करवा दे। अभी किंग ऑफ बादशाह जो है वो जरदारी को, उसको बनवाए किंग ऑफ थीव्स, किंग ऑफ स्मगलर्स, किंग ऑफ दुनिया का रामखोर, उसको बादशाह की अच्छा सर ये बताइए, ये तो नवाज शरीफ के हक पर डाका नहीं डाला? नवाज शरीफ ने डिजाइन किया पूरा जंग का, वो हुक्म देता रहा, वो यहाँ से जो तैयारे नवाज शरीफ ने तैयार किए हुए थे, उन तैयारों की मदद से पाकिस्तान ये जंग जीता। तो नवाज शरीफ को क्या मिला इसमें? उसको बनाना चाहिए था ये। देखो, नवाज शरीफ एक ठग है बहुत बड़ा। मुबारक साहब, ये पॉइंट है नोट करने वाला, 3 दफा उसको एज ए वजीर आजम क्यों हटाया गया? मैंने हटाया था, आपने हटाया था। मैं और आप किसी के दुश्मन नहीं है। हम एक एनालाइज करें सिचुएशन को जो दुनिया की मीडिया में आ रही है। नवाज शरीफ को 3 दफा पाकिस्तान का एज ए वजीर आजम क्यों उठा के बाहर फेंका गया? क्यों उसको सजाए मौत हुई थी? क्यों उसको आज भी इल्जाम है कि उसने 4 स्टार जनरल को जहर दिया था? उसने बड़े बड़े 4 स्टार जनरल को घर भेजा और उसका फिर जब प्लेटें फेल हुई तो आपके गद्दार डॉक्टरों ने और जजेज ने उसको बाहर भिजवा दिया। ये गद्दार जो आज वजीर आजम है, इसने अपने 5 रुपए के सर्टिफिकेट के ऊपर साइन करा के दिया कि अगर ना आया तो मुझे जेल में। किसी ने इसको जेल में नहीं भेजा। ये अय्याशी करता रहा, वो वहां अय्याशी करता रहा। अच्छा, फिर वो वापस आ गया, फिर हुकूमत मिल गई। अच्छा, कल काकड़ साहब इधर अंडरग्राउंड में देखे गए हैं। काकड़ नहीं था एक वो हमारा वजीर आजम? जी, वो मैंने कहा वो काकड़ यहाँ अंडरग्राउंड में फिर रहा था अकेला ही ना, इंग्लैंड में। अब देखें वो ये जितने बदबख्ती पाकिस्तान की देखें, जितने वजीर आजम बने ये सब नालायक तरीन लोग थे। पाकिस्तान के काबिल नहीं थे कि इनको इतनी बड़ी पोजीशन दी जाए। जो इलेक्शन करवाने वाले वजीर आजम बने वो सब चुने गए थे। कोई अमेरिका से आया, कोई इधर से आया, कोई उधर से आया। एक की गर्दन टूटी हुई है, उसको नजर नहीं आता कि मुझे सामने कौन खड़ा है, ना अल्लाह का अजाब उसके ऊपर है, उसको वजीर आजम बना के 3-4 महीने के लिए उसको इलेक्शन करवा। ये सब हुआ ना पाकिस्तान में। यानी पाकिस्तान के लोगों को 76-78 साल जलील तर्क किया गया। अच्छा सर, आखिर में ये बताइए, ये तो जलालत उनकी किस्मत में लिखी हुई है। ये भी खबर है कि अगले 30 साल तक और ये जलालत लिखी गई है। बहुत सारे मुबारक साहब, ये बंदा जो फील्ड मार्शल बन गया, ये आपको 10 साल नहीं छोड़ेगा। अभी नहीं, ये मरने तक नहीं जाएगा।
मरते दम तक नहीं जाएगा। ये पाकिस्तान के लोगों को जलील तर्क करने के लिए फील्ड मार्शल ये बना है। इसने एयरफोर्स जिसने काम किया उसके चीफ को तो इन्होंने फील्ड मार्शल नहीं बनाया। असल में तो एयरफोर्स जीती है, आर्मी का तो कोई बंदा नहीं जब मरा वहां पे, ना उसने इंडिया का कोई एक इंच भी कब्जा किया। तो एयरफोर्स ने तो अंदर जाके मारा उनको, उनका नाम ही मिटा दिया। इसने एयरफोर्स की जीती हुई टीम का जो इनाम है वो अपने सर ले लिया और उनको पीछे कर दिया। और ये इसी तरह जिस इलेक्शन जीती पार्टी को पीछे कर दिया और माफिया को हुकूमत दे दी, यही बंदा है ना। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बस मैं बोलूंगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। 2 नंबरी हमसे सीखें। 26वीं जो आईनी वो चेंजिंग की है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी कारनामा है। सब कुछ मफलूज करके रख दिया, सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। वो जिसने अरशद शरीफ को कत्ल किया था, अरशद शरीफ के कातिल वो भी इकट्ठे बैठे हुए थे इनके साथ। तो ये कौम जो है इस पर अब जिल्लत और रसवाई बाकी है। और क्यों आ रही है, कई प्रोग्रामों में आपको बता चुका हूँ। इसमें ना फील्ड मार्शल जो बन गया उसका कसूर है, इस कौम का अपना कसूर है। अगर ये कौम अच्छी होती तो इन पे अजाब ना आता। अजाब उतनी कौमों पे आते हैं जो गलत रास्ते पे चलती। चैनल सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आपको याद होगा कि वारंट गिरफ्तारी जारी करवाए थे करीम खान ने, और ये जो इंटरनेशनल अदालत है उसके ज़रिए, और फिर अभी तक गिरफ्तारी तो कोई नहीं हुई इसराइल के वज़ीर आज़म की, ना वज़ीर दफ़ा की। मगर ये मैं बता दूं कि उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही है। इरफान अहमद खान साहब जर्मनी से हमारे साथ है। खान साहब, ये क्या हुआ? अमेरिका ने तो उनके ऊपर पाबंदी लगानी शुरू कर दी। देखें, ये पहली दफा नहीं है। अमेरिका का रवैया हमेशा ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्रिमिनल कोर्ट के साथ ऐसा ही रहा है कि जब भी उनको उनके तवज्जो दिलाई जाए, कह लें या उनके ऊपर हाथ डाला जाए, तो वो अमेरिका का रवैया इसी किस्म का होता है। पहले भी 2022 में जब इसका हुआ था, सॉरी, इसराइल के खिलाफ जो जंगी कैदी वगैरह बनाए गए थे, उनके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट के अंदर मुकदमा चला था और इनकी तरफ से अमेरिका के ऊपर बास पाबंदियां लगाने की बात की गई थी कि भाई इसराइल ने जो जुल्म किए हैं वहां पर। तो उस वक्त भी अमेरिका ने फौरी तौर पर तमाम स्टाफ जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, 900 आदमी है, इनके अमेरिका दाखिले के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। और उसके बाद फिर ये मामला जो है वो एक किस्म का घटाई में पड़ गया था। बाद फैसले इन्होंने किए थे जिसमें वार्निंगें दी गई थी अमेरिका को। तो उसके बाद ये ऐसा स्टेप ट्रम्प साहब ने अपने पहले दौरे हुकूमत में उठाया था, लेकिन जो बाइडेन ने आके वो पाबंदियां खत्म कर दी थी। और अब दोबारा जो है, क्योंकि इसमें इसराइल के खिलाफ इकदाम उठाया है इन्होंने, और खाली इसराइल के खिलाफ नहीं उठाया है उन्होंने, इसराइल के 2 बंदे हैं, फिर हमास के खिलाफ भी, हमास के भी 2 बंदे लिए थे, उनके खिलाफ भी उठाया है जो इस हालिया जंग के अंदर मारे गए हैं। तो उस वजह से अमेरिका ने अपनी नाराजगी का इजहार जो है दोबारा किया है। ट्रम्प साहब इस मामले में जरा जल्दी कदम उठाने वाले हैं, तो उनको जो एक मिनिस्ट्री की तरफ से जो भेजी गई थी ड्राफ्ट, उस पर उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके तो करीम खान के ऊपर, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि वो करीम खान को बरतानिया की तरफ से नामजद किया गया था। बरतानिया की वो नुमाइंदगी करता है और बरतानिया में ही उसके जो अकाउंट है वो मुंजमद कर दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो बरतानिया है वो भी अमेरिका के इस फैसले के अंदर शामिल है, या अपने ही प्रोसिक्यूटर जो नामजद प्रोसिक्यूटर या चीफ प्रोसिक्यूटर उसके फैसले से नाखुश है, तो उसने उसके अकाउंट जो है बंद कर दिया। बाकी तो चले अमेरिका के हाथ में था, तो जो उसका ईमेल अकाउंट्स है उनको भी डिस्टर्ब कर दिया गया है। और जो ह्यूमन राइट्स वॉच है या ऐसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, 2-3 के नाम आ रहे हैं अखबारों में, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के साथ ईमेल्स के तबादले के ईमेल्स के जवाब नहीं दे रही। तो ये सब मामला जो है ये एक तरफ का घेरा तंग किया जा रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के खिलाफ,
कि वो जो पाबंदियां लगाई हुई हैं उनको उठाए, जबकि जो पाबंदियां उन्होंने लगाई थी उसके ऊपर अमल किसी ने भी नहीं किया। वो इसराइल का वज़ीर आज़म जो है वो आज़ाद ठहरा है, जहाँ भी जाना चाहता है वो चला जाता है। और लेकिन ये कि उसके फैसले के खिलाफ लोगों ने आवाज नहीं उठाई कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, सिवाय शायद हंगरी था जिसने कहा था कि नहीं मैं उसको वेलकम करूंगा अगर इसराइल का वज़ीर आज़म आता है, बाकियों ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। लेकिन प्रैक्टिकली जो अमेरिका जो कुछ कर रहा है, अब इसको भी मतलब 2 महीने हो गए हैं जो करीम खान के खिलाफ इकदाम उठाने के हैं, तो उसका कोई ऐसा रद्दमल अवाम की तरफ से सामने नहीं आई। हुकूमतों अवाम ने क्या रद्दमल देना, हुकूमतों ने रद्दमल देना होता है, उन हुकूमतों की तरफ से ऐसा रद्दमल नहीं आया। जबकि करीम खान को ऊपर चार्ज भी लगा है, कोई किसी कुलीग किसके साथ बैरिस्टर है खातून, उसके साथ अब मामला के गड़बड़ का कोई इल्जाम लगाया है सेक्सुअल पर, जिसका उसने इनकार किया और उसने इंक्वायरी का मुतालबा किया कि इसकी बिल्कुल इंक्वायरी की जाए, जो इल्जाम मुझे इस वक्त लगाया जा रहा है मेरे ऊपर। उसके अंदर भी जो यही है कि भाई इंक्वायरी जो है वो की जा रही है, 2 बंदे जो मुकर्रर हुए हैं इंक्वायरी के ऊपर, वो दोनों इस मामले पर इंक्वायरी कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी बड़ी खबर अभी तक सामने नहीं आ रही। लेकिन जो असल मामला है वो यही है कि इसराइल के वज़ीर दिफा, साबिक वज़ीर दिफा और वज़ीर आज़म के खिलाफ जो इकदाम उठाए गए हैं वो किसी तरह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो वापस ले लें। तो अभी तक तो कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई कि वापस लेने के लिए कोई इकदाम उठाया गया हो या कोई इजलास हुआ हो। पर अब तक की सूरत हाल जो है इस मामले में यही है कि बहरहाल अमेरिका है, बड़ी ताकतों की जाती है और बड़ी ताकतें ये हमेशा इस किस्म के ज्यादतियां जो है वो छोटे मुल्कों के साथ करती हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट की जो 124 जो मेंबर है इसके इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, उसमें 124 के अंदर ना अमेरिका शामिल है, ना रूस शामिल है, ना ये इसराइल शामिल है। तो बाकी जो दूसरे ममालिक हैं उनमें भी आमतौर पर जो यूरोपियन ममालिक है जहाँ पे इस किस्म के हालात पैदा नहीं होते, तो बाकी जो गरीब मुल्क हैं उनके खिलाफ इन्होंने यकीनन कार्रवाई की है। जैसे बोस्निया के अंदर हुई थी, उसको भी नेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कुछ एक्टिवली पार्ट अदा किया था। तो बाकी ये फैसले कर देते हैं, 66 के करीब इनके पास मुकदमा जो है वो पेश हो चुके हैं अब तक, जिनमें इन्होंने फैसले दिए हुए हैं। हाँ साहब, एक तरफ इंग्लैंड भी ये मान रहा है कि वहाँ पे हालात ठीक नहीं गजा में और जुल्म हो रहा है, 14,000 बच्चों की जान खतरे में है वहाँ पे, अभी भी इसराइल जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ फिर तो ये इंसाफ का कोई मकसद नहीं इस अदालत का, अगर आप जो ताकतवर ममालिक है वो इसकी हैसियत ही खत्म कर देते हैं या इसके लिए ये उस टाइप की अदालत तो नहीं है जो इसमें इंसाफ का मतलब कोई फैसला करना हो। ये तो जो जंगी जराइम होते हैं या जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियां होती हैं ह्यूमैनिटी की, उसके निशानदेही करती है कि फलानी जगह पे ये काम हो रहा है, ये गलत है। तो और उसका बाद जो अफराद उनमें इन्वॉल्व हो उनके ऊपर जो है वो पाबंदियां लगाती है, जो उनके बारे में वहां फैसले कर देती है। लेकिन ये है कि भाई ये सब ऐसे तमाम मामला जो है ये सब बड़ी ताकतों ने अपने हाथ में रखे हुए हैं और जो चाहते हैं फैसला करते हैं। वो 124 मेंबरान के अंदर गरीब मुल्क ज्यादा इसमें शामिल है और जो इस वक्त कोर्ट बनी हुई है, जो जज बने हुए हैं, उनमें भी गरीब ममालिक के लोग ज्यादा हैं। तो इसीलिए ऐसा फैसला भी आ गया, वरना अगर इनकी अक्सरियत होती थी शायद ये फैसला भी ना आने देते। अच्छा, आपने अभी बात की यूगोस्लाविया की, उसका जो मिलोसेविच था उसे तो पकड़ लिया गया था, बाद में वो जेल में मेरा ख्याल उसकी डेथ हो गई थी। यही मैं कह रहा हूँ, जो छोटे मुल्क है वहां पर इनकी चल जाती है। अच्छा, वहाँ ये बड़े मुल्क में नहीं। बड़े ममालिक हैं जिनके जो इन लोगों को सरमाया मुहैया करते हैं, तो ये 195 लाख का मिलियन का बजट है इसका, तो जाहिर है कि गरीब ममालिक तो नहीं देते, अमीर ममालिक देते, फिर वो अपनी चलाते भी हैं और ये ख्वाहिश रखते हैं कि उन्हीं की बात जो है वो बनाई जाए। अच्छा, जिस तरह तो भाई ये बकायदा इंसाफ के बुनियाद पर ये इदारे कायम किए गए हैं, ये दुनिया के हालात ने साबित किया कि ऐसा नहीं है। अच्छा, जैसे अभी करीम खान साहब पे पाबंदियां लगा दी गई हैं, तो कितनी मुश्किलात होती हैं जब इतनी पाबंदियां लग जाए अपनी जिंदगी को बहाल रखने में?
देखिए अभी तक तो उन पर जाती पाबंदियां लगी हैं कि बैंक अकाउंट वगैरह मुंजमद है, ईमेल वगैरह नहीं आ रही। जाहिर है इससे इंसान की लाइफ जो है मुतासर होती है, लेकिन ये कभी कोई ऐसा इकदाम भी नहीं उठाया गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड की तरफ से कि इसी को वो रिजेक्ट कर देते या कोई ऐसा फैसला लिख के कर देते कि भाई ये इकदाम जो है, असल में तो ये इकदाम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के खिलाफ है। क्योंकि चीफ प्रोसिक्यूटर जो है देखे वो छोटी पोस्ट नहीं है और उसके लिए बाकायदा खुफिया राय शुमारी होती है। और अमेरिका ने भी करीम खान को सपोर्ट किया था और करीम खान को बरतानिया ने नॉमिनेट किया था। और करीम खान के जो मेन सपोर्टर थे जो इंतखाबी मुहिम के अंदर बनने के लिए लॉबी करते हैं, उसमें लाइबेरिया के साबिक सदर थे, कर्नल गद्दाफी का बेटा था और जो अमेरिका से भी एक बंदा था। तो जाहिर है कि जो बड़े बड़े लोग थे उस वक्त इन लोगों ने सपोर्ट किया इनको, तभी करीम खान बनने में कामयाब हुए थे। आज यही लोग वो इंसाफ की बात कर रहे हैं तो ये लोग बदल गए हुए थे। चले बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये अजीब दुनिया में तमाशा है। हम सोचते हैं सिर्फ कि पाकिस्तान की अदालतें हैं, वहाँ पे इंसाफ नहीं होता, मगर यहाँ पे अदालतों में इंसाफ करने भी नहीं दिया जाता। जो जज बैठे वो करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि जुर्म कहाँ पे हो रहा है, और जो बड़ी ताकतें हैं वो कहते हैं जनाब जो हम कहते हैं वो जैसे नहीं कहते, जहाँ से हम जहाँ हम खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। तो मतलब ये कि जो जुर्म हम बताएंगे वो आप जुर्म कहेंगे, जो हम कहेंगे ये जुर्म नहीं है या ये इल्ज़ाम नहीं है, आप नहीं उस पर बातचीत कर सकते। करीम खान का बारे में लोग जानते हैं कि करीम खान जो है उसका तल्लुक अहमदिया जमात से है और ये काफ़ी देर से इस तरफ मैं अगर बताऊं कि लोगों की नज़रों में आए हुए थे जब से इसराइल के वज़ीर आज़म और वज़ीर दफ़ा जो साबका वज़ीर दफ़ा थे उनके वारंट की गिरफ्तारी जारी हुए थे। सोशल मीडिया पे भी कोई प्रोपेगेंडा इनके ख़िलाफ़ चल रहा था और उसमें कहाँ तक ये कामयाब रहे और कहाँ तक कामयाब रहेंगे आपको बताते रहेंगे। बाकी जो भी ताज़ा सूरत हाल थी वो खान साहब ने आपको बता दी है। इसे दुनिया में सच बोलना, अदल की बात करना बड़ा मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इतना आसान काम नहीं है, इसीलिए तो लोग झूठ बोलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ है वहाँ पे और पूछते हैं वहाँ क्या चल रहा है। बलूचिस्तान से भी कुछ खबरें अच्छी नहीं आ रही। आज शहबाज शरीफ ने कोई प्रोग्राम रखा हुआ था वो भी छोड़ना पड़ा। सर क्या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में? जी बिल्कुल जी आज सबसे बड़ा ये जो प्रोग्राम था वो इस्लामाबाद में था जिसमें आर्मी चीफ को इनवाइट किया गया था फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के लिए। लेकिन सुबह बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में जो बच्चों की बस है उसके ऊपर दहशत गर्दों ने हमला कर दिया जिसकी वजह से 3 बच्चियों समेत 5 अफराद जो है वो शहीद हो गए और उसकी वजह से फिर ये प्रोग्राम रोकना पड़ा। और आज एक शाम को 6 बजे एमरजेंसी एक मीटिंग भी रखी गई है जिसके अंदर वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जो है वो कोयटा जाएंगे, तो बलूचिस्तान जाके वहाँ पर मुल्क की जो ये दहशतगर्दी के खिलाफ जो इकदाम है उसके ऊपर उनसे ब्रीफिंग दी जाएगी। तो ये जो वाकया हुआ था ये सुबह जो है वो बस से इसके अंदर तकरीबन स्कूल की बच्चियां और बच्चे मौजूद थे। तो 3 बच्चियां जो है वो जो है सानिया, हफ्सा और ईशा जो 6वीं 6वीं और 7वीं और 10वीं क्लास में पढ़ती थी वो और 5 अफराद जो है ये मौका पर ही शहीद हो गए और तकरीबन कुछ 37 के करीब जो बच्ची है वो शदीद जख्मी है जिनको CMH और बाकी जगहों के ऊपर जो है वो दाखिल करवाया गया है। और उनके मतलब जो है वो आर्मी चीफ ने भी और वज़ीर आज़म ने बताया है कि इनके मतलब जो है वो स्पेशल इनको तवज्जो दी जाए और हम भी इनसे आके मुलाकात करते हैं। अच्छा ये बताइए ये कौन करवा रहा है हमले? कोई पता चला किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की? जी बिल्कुल, ISPR ने इस बात की तस्दीक की है कि ये इंडिया के स्पॉन्सर्ड जो हैं उन लोगों ने जो ये चंद रोज पहले जो पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई है जिसके अंदर जो बुनियादन महसूस जो कार्रवाई की गई थी, ऑपरेशन किया गया, तो उसके खिलाफ जो है उनकी ये कार्रवाइयाँ थी और इसकी वजह से वो बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो फौज के ऊपर और आम आवाम के ऊपर हमले कर रहे हैं ताकि वो यहाँ पर नक्शे अमल की सिचुएशन पैदा कर सके। और बलूचिस्तान के अंदर जो है इंडिया बराह रास्त मुलव्वस है। ISPR ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इस
जो हमला है बस के ऊपर, जिसके ऊपर दहशतगर्दों का हमला किया गया, जो खुदकश हमला था, इसके पीछे भी भारत मुलव्वस है और इसकी प्लानिंग भी जो है वो भारत में की गई है। सर एक ट्रेन हादसा भी हुआ है, जरा बताइए हमारे देखने वालों को। जी, फैसलाबाद का एक इलाका है साइयावाला चक झुमरा के पास नवाही गांव है। तो शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन जो कि कराची से लाहौर की तरफ आ रही थी, तो वहां पर जो इनका एक आउटर जो है वो फाटक था, वहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली थी जिसके ऊपर ईंटें वगैरह जो थी वो लदी हुई थी, तो वो वहां पर फंस गई। तो ड्राइवर ने जो है वो रेलवे को काम को कहा करने की बजाय आगे से ट्रैक्टर को खोलना है, और खोल के तो वो वहां से फरार हो गया था। और ट्रेन जो है वो बड़ी स्पीड से आ रही थी, तो वो जाके उस ट्रॉली के साथ जा टकराई है, जिसकी वजह से जो है इंजन समेत 10 बोगियां पटरी से उतर गई। और इसके बाद तकरीबन कोई 12 से 13 अफराद की इतलात मिली थी कि जो कि जख्मी है, जिनको करीब के अस्पतालों में दाखिल करवा दिया गया था। और इसी वजह से फैसलाबाद, लाहौर, वजीराबाद जो तमाम जो ये 3 सर्कल है, इसके अंदर की जो ट्रैफिक थी वो बंद हो चुकी थी, क्योंकि ट्रेन जो है पटरी डिरेल होने की वजह से जो है वो साइड पे गिर गई थी, इसलिए ट्रैफिक जो है वो बंद हो चुकी। लाहौर से भी कुछ इतला ठीक नहीं मिल रही, क्या हुआ लाहौर में? जी, शाम के टाइम पे लाहौर के इलाके गाजियाबाद का इलाका है निजामाबाद, वहां पर एक बम धमाका हुआ है। और वहां पर बम धमाके की वजह से एक खातून, 4 बच्चों समेत 8 अफराद जो है वो जख्मी हो गए हैं, जिनको फौरी तौर पे जो है करीब के हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया। पुलिस और बम डिस्पोजल कार जो है वो मौके पर पहुंची है और वहां पर जाकर उन्होंने इस धमाके का जायजा लिया और कोशिश ये की जा रही है, यानी शायद इनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वहां पर जो है वो सिलेंडर का धमाका हुआ है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की कि वो सिलेंडर का धमाका था या वो कोई और मसला था। वो मकान की गली नंबर 9 है निजामाबाद की, उसकी मकान की बलाई मंजिल के ऊपर जो है वो धमाका हुआ है, जिसकी वजह से वो पूरी बिल्डिंग जो है वो नीचे गिर गई है और आसपास की जो बिल्डिंगें हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। तो पुलिस अभी तक जो है बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो अभी तक इस बात का जायजा ले रहे हैं कि क्या ये वाकई ही सिलेंडर का धमाका था या ये कोई और था। तो जितने भी जख्मी अफराद हैं, जिसमें खवातीन, बच्चे और जो साथ के जो लोग हैं, 8 अफराद टोटल जो है वो जख्मी है, उनको करीब के जो सरकारी हॉस्पिटल है उनमें दाखिल करवा दी। अच्छा, ये एक मेरे पास भी कॉपी है, आपके पास भी है FIR की, तो ये तहरीके लबैक का उन्होंने कवानीन की खिलाफ वर्जी की है जी? जी बिल्कुल, ये जो FIR है ये आज से कुछ अर्सा पहले जो है ये तरीके जो लबैक TLP है, भाटा वाला का इलाका है, वहां पर जिला सरगोदा, तो वहां पर उन्होंने जो है वो कादियानी इबादतगाह के मतलब भी दरखास्त दी थी और ये लोग जो शरीय इस्लाम की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो ये जो दरखास्त है, ये जो एप्लीकेशन, ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है, ये 480/25 थाना भाटा वाला जिला सरगोदा, ये TLP की क़यादत के खिलाफ हुआ है। और इसके अंदर जो दफात लगाई गई है वो 341, 188 और लाउड स्पीकर एक्ट के मतलब जो दरखास्त है 1960 क्लॉज 16 के मतलब है कि इन लोगों के ऊपर जो इनके सरकर्दा लीडर थे, उन लोगों के ऊपर ये दफा लगाई गई है कि इसके अंदर जो इनके TLP की क़यादत है, अमीर है या जो इनके उलमा कराम है, उनके ऊपर पाबंदी लगी हुई थी कि GCO की तरफ से कि ये लोग किसी भी जगह के ऊपर खिताब नहीं कर सकते या किसी भी जगह के ऊपर खड़े होकर जलसा या खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। लेकिन इन लोगों ने खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की और उसकी वजह से ये जो खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है ये 15 तारीख को, 15 मई वाले दिन के जो है ये वाकया हुई थी। और उसके बाद फिर ये पुलिस ने जो है नोटिस लिया इसके ऊपर और फिर उन्होंने TLP की क़यादत के खिलाफ जो है FIR दर्ज करके, तो उनके मतलब जो है वो अब कोशिश ये की जा रही कि जिनके नाम इस FIR में लिखे गए हैं तो उनके मतलब अब गिरफ्तारी में ला के उनको जो है वो चालान उनका पेश किया जाए। ये तो काफी बड़ी तादाद में नाम नजर आ रहे इसमें। जी तकरीबन इसमें 32 के करीब नाम, जी इसमें 32 के करीब नाम है जिनके बाई नेम जो है वो FIR की गई है। तो इन 32 अफराद के साथ जो बाद में उन्होंने जो 32 अफराद है, ये तो वो है जिनको लिख लिया, इसके अलावा उन्होंने लिख दिया कि 50 से 55 नामालूम अफराद, यानी कि जो 50-55 इसके अलावा है, तो तकरीबन ये करीब 100 के करीब अफराद बन जाते हैं जिनके खिलाफ ये FIR की गई। उसमें से 30 के करीब जो है वो नामजद है और बाकी जितने भी है 70 के करीब वो नामालूम है। तो अब पुलिस ने जो है इनकी क़यादत को, जिनके नाम है उनको भी गिरफ्तार करना है और जो उस प्रोग्राम में शामिल थे उनको भी गिरफ्तार करना है। उसके बाद इनको चालान बना के तो अदालत में पेश करना है। तो अब देखना ये है कि क्या पुलिस कितनी जल्दी TLP की क़यादत को, जो सरगोदा से तलक रखती है, चन्योर से तलक रखती है, उसको गिरफ्तार करती है। क्या ये फौरी तौर पर गिरफ्तार हो जाती है या वो अपनी हिफाजत के लिए वक्त से पहले बेल करा सकते हैं।
अच्छा, वैसे तो ये कहते हैं कि हम कवानीन का एहतराम करते हैं, हम कवानीन तोड़ते नहीं, हम आइन का एहतराम करते हैं। तो जब ये खुद गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो फिर आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे पुलिस क्या करे वैसे? देखिए जी, इनको जो एफआईआर के मुताबिक है कि एनओसी लेनी पड़ती है। जिस जगह पे आपने खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस करनी है, वहाँ की जगह पे आप मुतलका थाने से, मुतलका इंतजामिया से, जिले इंतजामिया से, लोकल इंतजामिया से इजाजत लेते हैं कि मैंने ये प्रोग्राम रखना है, इसमें इतने अफराद होंगे, इतनी पुलिस होगी। लेकिन जब आपको हुकूमत या लोकल गवर्नमेंट या मुतलका यूनियन काउंसिल या जो भी अफराद वहाँ पे मुतलका जो इंतजामिया के लोग हैं, वो जब आपको इस बात की इजाजत नहीं देते तो फिर आप कानून की खिलाफ वर्जी कहाँ होती है। तो अगर इन लोगों को ये पता था कि हमने यहाँ पर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रखनी है और उसकी इजाजत भी लेनी है, तो इनका काम था प्रॉपरली इसकी इजाजत देते हैं, लेकिन इन्होंने उसकी इजाजत नहीं ली। इसके बाद पुलिस ने वो खुद जो है वो इनके मतलब कार्रवाई करनी पड़ी। और पुलिस ने ये एफआईआर में इस चीज का जिक्र भी किया है कि डीसीओ साहब की तरफ से इसमें वो अफराद भी शामिल है जिनके ऊपर पाबंदी लगी हुई है, उनकी जुबान बंदी है कि वो खिताब नहीं कर सकते, वो किसी जलसे में नहीं जा सकते। कि किसी को 45 दिन की होती है, किसी को 60 दिन की होती है, किसी को 90 दिन की होती है। तो इन लोगों ने दोनों तरफ से खिलाफवर्जी की है, जो इनको पाबंदी लगी हुई थी वो भी, और जो उन्होंने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया है, और जो हुकूमत के खिलाफ जो उन्होंने वहां पर तकारीर की है, उस तमाम मामला के मुताबिक जो पुलिस जो है वो देखेगी क्या स्टेट के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है या स्टेट इनको मौका दे। और इसके अलावा कोई वहाँ की खबर पाकिस्तान से सर? जी, लाहौर की एक और बड़ी अहम खबर थी, वो भी आपको मैं बताता चलूं कि लाहौर के केनाल रोड के ऊपर डॉक्टर्स हॉस्पिटल के सामने एक तेज रफ्तार कार जिसमें 3 नौजवान जिनकी उम्र 16 साल, 17 साल और तकरीबन कोई 18 साल के करीब है, 3 नौजवान थे, तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहे थे। और गाड़ी चलाते चलाते वो गाड़ी बेकाबू होकर डॉक्टर्स अस्पताल के बिल्कुल सामने नहर में जा गिरी, जिससे तीनों नौजवान मौके पे जा बहाल हो गए। और तीनों नौजवान थे और नेस्पाक सोसाइटी के पास उनकी रहायश थी। तो उसके बाद पुलिस ने जो मौके पे पहुंच के उनकी गाड़ी को बाहर निकाला, और उसके बाद उनकी लाशों को वहां से निकाल के तो जिला हॉस्पिटल में वहां पर जो है वो उनको लेकर गए हैं पोस्टमार्टम के लिए, ताकि ये पता लग सके कि उनके जो है वो वजह क्या बनी है। लेकिन 12 तेज रफ्तारी के बाद 3 नौजवान जो थे वो जो है वो जा भाग हो गए। तो ये लाहौर के अंदर एक बम धमाका था और एक ये वाकया था। ये तो आज अहम वाकया तो वो आपको बता दिया। बहुत शुक्रिया सर। ये तो जी हमारे ब्यूरो चीफ। अच्छा, ये तहरीके लबैक वाले जो है बड़े नारे लगाते हैं कि हम कवानीन के पाबंद हैं, हम गैर आइनी काम नहीं करते, और फिर खुद देखें 32 के करीब लोगों के खिलाफ एफआईआर है, चिन्योट और सरगोदा के लोग हैं। और ये वहाँ पे कोई ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में कोई तबलीग नहीं कर रहे थे, बल्कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ तकरीरें कर रहे थे। एफआईआर में ये दर्ज है, हम कोशिश करेंगे कॉपी ऊपर लगा दें। ना जी, पिछले दिनों मेरे एक बहुत ही करीबी जानने वाले दोस्त हैं, उनके भी एक अजीज़ थे, वो भी इसी तरह गाड़ी उनकी भी नहर में जा गिरी और काफ़ी यंग उम्र में बेचारे ज़िंदगी से चले गए। पता नहीं इतने हादसात वहाँ पाकिस्तान में भी होते हैं, एहतियात करनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नहीं, 2 दिन हमने ये प्रोग्राम किया, एक दिन मैंने अकेले, एक दिन खान साहब के साथ, अरफान अहमद खान साहब के साथ, और कुछ सवालात थे। कल हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं राना सईद साहब, होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट जर्मनी में होते हैं, उनकी भी कॉल आई किसी ने उनसे कहा कि हमें इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाए तो बेहतर है। और फिर मैंने कहा था कि मैं चेक करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। सोचा गया कि क्यों ना ये प्रोग्राम ही कर दिया जाए, लोगों को फ़ायदा हो जाए, दूसरे जो भी हैं। तो ये जनाब सवाल इसमें ये पूछा गया था कि जिनके पास सियासी पनाह वाले पासपोर्ट है या पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ओपन थाट अलावनेस है, उनको वीज़े की ज़रूरत है या नहीं है। तो जनाब जो अभी तक की इतला है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ई वीज़ा, जिस तरह जर्मन पासपोर्ट होल्डर है, यूरोपियन पासपोर्ट जिनके पास है, हॉलैंड, बेल्जियम, किसी भी कंट्री का जो 27-28 ममालिक हैं, अभी उनके लिए ये जो वीज़े की जो परेशानी बनी हुई थी कि सारा 18 यूरो देते थे, 20 यूरो के करीब, वो ख़त्म किया गया। और जो इंग्लैंड वाले थे, ये जब वहाँ पे जाते थे तो स्टैंप लगाई जाती थी और 3 माह तक के लिए ये वहाँ पे रह सकते थे। फिर सवालात बड़े करते थे, वो कई दफ़ा किसी को नहीं पूछते थे, किसी को पूछ लेते थे। और मैं कल ही यहाँ ऑफिस बैठा हुआ था,
तो एक मेरे दोस्त है, वो कहने लगे कि यार मैं पिछले दिनों जर्मनी गया था ब्रिटिश पासपोर्ट पे, तो बड़े उन्होंने सवालात किए, कहने लगे कहाँ रहना आपने, क्यों आए हैं, किस मकसद के लिए आए। तो ये जंजाल पूरा जो है सवालात का ये ख़त्म हो गया, कोई स्टैंप नहीं लगेगी, आप बेधड़क होके जाएं, गाड़ी पे जाएं, आएँ जाएं, और कोई उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा जो यूरोप से लोग यहाँ पे आते थे, उनके लिए भी अब वो प्रॉब्लम ख़त्म। अब आप यहाँ पे आप जब आते हैं हिथरो या गेटवे किसी भी एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे आपको इमिग्रेशन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जहाँ से दूसरे लोग गुजरे हैं, यूरोपियन या ब्रिटिश, वो मशीनें लगी हुई हैं, वहाँ अपना पासपोर्ट रखें और आराम से बाहर निकल जाए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई आपके ऊपर सवालात नहीं करेंगे। ये एक तो आपको बता दिया। अच्छा, दूसरे मरहले में इन लोगों के बारे में सोचा जा रहा है और सुना है कि जल्द ही ये भी ऐप आ जाएगा, क्योंकि उसकी वजह यही है कि पहले इन्होंने ये जो भी डेटा है इनके पास गैर मुल्कियों का, वो यूरोप को देना है और यूरोप वालों ने इनको देना, पहले उस पर काम होगा, उसके बाद ये सहूलत जो है वो दस्तयाब हो जाएगी। और ये कितनी देर लगेगी? अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है ये 2 साल के लिए है। जो लोग 18 से 30 साल तक के काम के लिए आएंगे यूरोप से यहाँ और यहाँ से यूरोप, तो 2 साल तक ये चेक करेंगे और ये एक लिमिट में होगा, बताया जाएगा। फ़र्ज़ करें 1000, मैं मिसाल दे रहा हूँ अभी आपको, 1000 अगर इंग्लैंड के वहाँ पे गए हैं या 1000 उधर से इधर आए हैं, तो कितना कामयाब सिस्टम चला है। अभी इसके ऊपर एक नज़र रखी जाएगी और कोई कोटा मुकर्रर किया जाएगा, लेकिन उसके बाद देखेंगे कि इस पर कोई फ़ायदा हुआ है लोगों को, कोई और मुल्क को कोई फ़ायदा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लैंड वाले, इनका भी मसला ऐसा है कि यहाँ पे जो लोग भी रहते हैं वो आपके इल्म में है कि जो कि ज़्यादा गैर मुल्की रहते हैं, उनके लिए ये परेशान है गवर्नमेंट। सियासी पनाह वाले हैं दूसरे, और सियासी पनाह वालों का डेटा भी जो है वो एक कर दिया जाएगा, जिस तरह पहले 27-28 ममालिक का है, उसमें इंग्लैंड को भी मिला दिया जाएगा। ये मैं थोड़ी सी तफसीलात आपको बता रहा हूँ जो अभी तक की है। फिर स्टूडेंट वीज़े पे यहाँ पे लोग आते हैं या दूसरे तीसरे वर्क परमिट पे इंग्लैंड, तो ये भी वहाँ पे जाके काम कर सकेंगे। लेकिन ये बाद में, अभी जैसे ही ये पहला स्टेप चलेगा फिर दूसरे पे आएंगे, और जो वहाँ पे हैं वो यहाँ आके काम कर सकेंगे। कब तक? कहा जा रहा है कि जल्द ही इसका भी ऐलान हो जाएगा। और भी बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, कोई 12-13 ऐसे मसले हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है। फिर जो क्राइम, मैंने कल ही बताया था, क्रिमिनल लोग हैं वो वहाँ से इधर आके छुप जाते थे, इधर से उधर जाके उनको पकड़ा जाएगा। ये मुश्तरका ऑपरेशन पुलिस करेगी और ऐसे लोगों के लिए फिर ज़ाहिर है जो भी कवानीन होंगे उसके मुताबिक सलूक किया जाएगा। तो जनाब, ये अभी आपको जो 2-3 चीज़ें बता दी हैं। कल मुझे लोग पूछ रहे थे, तो मेरा नहीं ख्याल आप किसी वीज़े की ज़रूरत है और आप बेधड़क होके आए, कोई आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं। अच्छा, एक बड़ा अहम यहाँ पे मसला है कि जो 30 साल तक की, 18 से 30 साल तक, उनके लिए लोग पूछते हैं जी क्या फ़ायदा उठा सकते हैं? बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे दुबई में भी तो जाते हैं लोग काम करने, तो यहाँ के जो लड़के लड़कियाँ होंगे वो यूरोप में जाके किसी भी जगह पे काम कर सकते हैं, और जो यूरोपियन है वो यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। तो मुझे कल एक और सवाल किसी ने किया था, जी ये 30 साल तक के क्यों? वजह ये है कि यहाँ पे जो बेनिफिट सिस्टम था पहले यूके में, उससे लोगों ने खूब पिकनिक मनाई। जर्मनी से भी, यूरोप से भी, पूरी दुनिया से लोगों जो यूरोपियन थे यहाँ पे आए और उन्होंने इनकी अच्छी मजी ठोकी यहाँ पे। मैं सही बता रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको पता है कि ये इलाके ऐसे हैं कि वहाँ पे तो मौजें मौजें थी। फिर लोग यहाँ पे जर्मनी से आए, जर्मनी के कवानीन सख्त है, फ़र्ज़ करें या हॉलैंड के सख्त है या बेल्जियम के सख्त है या किसी और मुल्क के, तो यहाँ पे आके उन्होंने अपने घर बार खरीद और अच्छी ज़िंदगी गुजार रही।
अब थोड़ा सा जो महंगाई का मसला उस तरफ आ जाते हैं। जब से यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला इंग्लैंड, उस वक्त से यहाँ पे महंगाई बहुत हो गई। उसकी वजह ये है कि चीज़ें जो है वो यूरोप से नहीं आ रही थी। अब जो इंग्लैंड जो पैदा करता है चीज़ें, वो यूरोप में जाएंगी और यूरोप की वो जो चीज़ें वहाँ की होंगी वो यहाँ पे आएगी। इस बार अभी क्लियर बात सामने मेरी समझ में नहीं आई, मगर लोगों के ज़हन में है कि जिस तरह पहले यहाँ से दूसरी चीज़ें भी, फ़र्ज़ करें इंडियन स्टोर होते थे, लोग उधर अपनी दुकानों के लिए सामान ले जाते थे, उस पर शायद पाबंदी रहेगी। सिर्फ यही चीज़ें होंगी ये यूरोप में पैदा होती हैं या जो यहाँ पे इंग्लैंड में पैदा होती हैं, इस पर कोई ड्यूटी नहीं होगी। ट्रकों की लाइनें लगी होती थी लंबी लंबी, शायद उस पर भी कोई फ़र्क पड़े। और इसके अलावा आपस में मकसद ये था, जिस तरह कल खासा ने बताया था, ये रूस जो है वो कोई मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं है, तो सोचा ये गया कि क्यों ना हम इकट्ठे हो जाए और इसी में फ़ायदा है ताकि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो बेहतर हो जाए। जो हमारे गैर मुल्कियों का मसला है वो डिफेंस सिस्टम नहीं है, वो मसला ये है कि हम इधर आ सकते या उधर आ सकते, यही सब सवाल कर रहे हैं। और हमारा प्रॉब्लम भी यही है, क्योंकि हम जिन ममालिक से आए हुए हैं वहाँ से ज़ाहिर है इसी मकसद के लिए आए हुए कि कोई रोज़गार मिल जाए। इस बार अभी और भी फ़ायदे होंगे लोगों को। कई लोग यहाँ पे शादियाँ करनी चाहते हैं यूरोप के, वो यहाँ पे आराम से, जो 30 साल से छोटे होंगे उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और यहाँ पे उन्हें रेजिडेंट परमिट जो है वो मिल जाएंगे। जो यहाँ के यूरोप में जा करते हैं उनके लिए भी नहीं, क्योंकि पहले इसकी रिक्वायरमेंट भी थी कि आपको जर्मन ज़बान आती हो फिर आपको यहाँ का वीज़ा मिलेगा, और यहाँ भी इस तरह के सवालात थे कि आपकी इनकम इतनी हो। तो ये पाबंदी जो है 18 से 30 साल के लोगों के ऊपर नहीं होगी, दूसरे लोगों के ऊपर अभी उसी तरह होगी। बाद में बताने लगा था कि लोग पूछ रहे थे कि दूसरे लोगों के लिए कब तक सहूलत होगी। मेरा ख्याल वो भी कर देंगे, अभी वक्त लगेगा 1-2 साल तक, और ये इसी गवर्नमेंट जो मौजूदा इंग्लैंड की, इसी के दौर में ये सारा कुछ हो जाएगा। वजह ये भी आई है सामने कि इंग्लैंड में जो महंगाई थी वो सबसे ज़्यादा परेशानी बनी हुई थी और लोग उसकी वजह से परेशान थे, और यूरोप से मुआहदा करना वो बड़ा ज़रूरी था। फ़िश का आपको बता दिया था, उसकी वैसे ही हमारे लोगों को कुछ दिलचस्पी नहीं, क्योंकि 12 साल का वो भी मुआहदा हुआ है और यूरोप के लिए वो भी बेहतर है। नहीं, जैसे जैसे अपडेट आती रहेंगी वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स में भी लिख के आप पूछ सकते हैं। हमारे मकसद होता है कि आपको जो भी अपडेट है वो बताते रहें। देखिए, जो लोगों के तासरात मैंने इसमें देखे हैं, लोग बड़े खुश हुए। लोगों ने जो आम आने वाले थे उन्होंने कहा ये भी जंजाल पूरा ख़त्म हुआ कि 18-20 यूरो भी दो और फिर अपना ऑनलाइन आप वो फॉर्म वगैरह भी पूरा करो, इससे जान छूट गई। कोई स्टैम्प नहीं ब्रिटिश के लिए भी, ये भी खुश है वो भी खुश है। लेकिन अभी तक जो खुश नहीं है वो है हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर या सियासी बना ले, क्योंकि उनके लिए ये मुश्किल बनी हुई है कि जर्मनी में आने जाने के लिए या जर्मनी से यहाँ आने जाने के लिए वीज़े की प्रॉब्लम। कल एक सवाल और आया था कि हमने जर्मनी जाना है तो क्या करें, तो इतने मुल्क है वहाँ पे जर्मनी के साथ 27 ममालिक है। अगर जर्मन एम्बेसी अपॉइंटमेंट लेट दे रही है तो आप रोमेनिया की पकड़ ले और किसी मुल्क की पकड़ ले तो आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बाई रोड। लेकिन अगर आपने बाई एयर जाना तो फिर पहले उसी मुल्क में जाना पड़ेगा जिस मुल्क का आपके पास वीज़ा होगा। तो ये आसान हाल है, क्योंकि अगर एक मुल्क में फर्ज के जर्मनी वगैरह की एम्बेसी में अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो किसी और की पकड़ के आप ले वीज़ा। और वो जो छोटे मुल्क है वहाँ की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, वीज़े मिल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ।